द बेड वॉज देयर बट इट वॉज कवर्ड विथ ए मॉस्किटो नेट। मेरा बेड तो था, लेकिन मैंने देखा कि बेड के ऊपर मॉस्किटो नेट लगा हुआ है। मैं तो जब सोने गया था तब मॉस्किटो नेट लगाया नहीं था। द पिलो वॉज टू अनलाइक द वन आई हैड। पिलो जो तकिया था वो भी मेरे तकिया जैसा नहीं था जो मैंने तकिया लगाया था। जो मैं तकिया अपने साथ लेके आया था उसके जैसा तकिया था नहीं। ये जो तकिया था, इस तकिए में एक बॉर्डर था विथ फ्रिल्स, उसमें फ्रिल्स लगे हुए थे, झालर लगा हुआ था। बाउंड्री में नहीं लगा रहता है ऐसे सिकुड़ा हुआ कपड़ा, सिकुड़ सिकुड़ के उसको सिलाई कर देते हैं। माइंड डिड नॉट, मेरे वाले तकिए में तो ऐसे झालर था नहीं। टेबल एंड चेयर वहीं के वहीं थे जहां वो थे, लेकिन उनका वो एजेड लुक खत्म हो गया था। उनके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे जवानी लौट आई है। सारे टेबल सारे चेयर रूम के अंदर के। द वार्निश्ड वुड शोन इवन इन द सॉफ्ट लाइट। कमरे के अंदर थोड़ी सी रोशनी थी, सॉफ्ट लाइट था, फिर भी वो सारा टेबल और चेयर ऐसा चमक रहा था जैसे लग रहा था अभी अभी पॉलिश किया गया हो, चमचमा रहा था। और टेबल के ऊपर वो लैंटर्न नहीं खड़ा था, वो लैंटर्न नहीं रखा हुआ था जो मेरे रूम में एंट्री करने के टाइम में रख दिया था, बल्कि एक केरोसिन लैम्प था। केरोसिन लैम्प मतलब वो मिट्टी के तेल से जलने वाली ढिबरी, वो रखा हुआ था विथ एन ऑर्नेट शेड। और उसको काफ़ी सजाया हुआ था। वो ढिबरी जो थी ना, काफ़ी सजी हुई थी, ऑर्नेटेड थी, मतलब डेकोरेटेड थी। और रूम के अंदर के बाकी जो ऑब्जेक्ट्स थे विच ग्रेजुअली केम इन टू व्यू, धीरे धीरे मेरे नज़र में आने लगे। क्या क्या नज़र आ रहा है? अ पेयर ऑफ स्टील ट्रंक्स इन कॉर्नर। स्टील का दो बड़ा बड़ा बक्सा दिखाई दिया कोने में। एक फोल्डिंग ब्रैकेट ऑन द वॉल, और दीवार के ऊपर एक ब्रैकेट भी दिखाई दिया, जैसे वो लैंप वगैरह का ब्रैकेट होता है ना, जैसे छोटा मोटा 0 वाट के जो बल्ब जलाने के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है दीवारों में, उसी तरीके का ब्रैकेट लगा हुआ था, मतलब जिसको हम लोग हैंगर वगैरह बोल सकते हैं। दीवार में हैंगर ठोक दिया जाता है जिसमें कई सारे कील लगे हुए रहते हैं, शर्ट लटकाने के काम में आता है, पैंट लटकाने के काम में आता है। वैसा ब्रैकेट लगा हुआ था दीवारों से, और उस ब्रैकेट में लटका हुआ था एक कोट, और एक बहुत ही अनजाना सा हेड गियर भी था। हेड गियर बोलते हैं टोपी को, जो बड़ा सा टोपी हो, गोल राउंडेड। एंड ए हंटिंग क्रॉप, और शिकार करने वाला एक चाबुक भी रखा हुआ था बिलो द ब्रैकेट। और उस हैंगर के नीचे, ब्रैकेट के नीचे, दीवार से, दीवार के सहारे लटकाकर, दीवार के सहारे खड़ा करके रखा हुआ था अ पेयर ऑफ गैलोशेज। गैलोशेज क्या होता है? तो जूता, शूज। आई टर्न अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स, मैं इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखा। एंड टुक अनदर लुक एट माई सेल्फ, और मैंने फिर से अपने आप को देखा शीशे में। अभी तक तो मैंने नोटिस किया था कि मेरे बॉडी पे सिर्फ सिल्क शर्ट आ गया है। नाउ आई सॉ द नैरो ट्राउजर्स, अब मैं देख रहा था कि एक पतला सा मोहड़ी वाला, यानी कि जो एड़ी के पास जो बंद होता है ना पैंट का बंद एरिया, वो एकदम पतला सा एरिया था। नैरो ट्राउजर्स यानी पतला सा था, और सॉक्स पहने हुए मैं था। आई डिड नॉट हैव शूज़ ऑन, और मैं जूते पहन नहीं रखा था रूम के अंदर, बिना जूते के था। बट सॉ अ पेयर ऑफ ब्लैक बूट्स ऑन द फ्लोर बाय द बेड, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बेड के बगल में पेयर ऑफ ब्लैक शूज़ रखा हुआ है, काला जूता रखा हुआ है। आई पास माई राइट हैंड ओवर माई फेस, और फिर मैंने मेरा दाहिना हाथ मेरे चेहरे के ऊपर पास किया और रियलाइज़ किया कि सिर्फ मेरा कॉम्प्लेक्शन ही नहीं चेंज हुआ है, बल्कि मेरे फीचर्स भी चेंज हो गए हैं। मेरे शरीर के जो गुण हैं, मेरे शरीर के जो गुण थे, फीचर्स थे, वो भी चेंज हो गए थे। अब मेरे पास वो शार्प नोज़ नहीं था जैसा कि मेरा एक्चुअली में है। नॉट सच थिन लिप्स और नैरो चिन, अब मेरा नैरो चिन भी नहीं है और ना ही पतला पतला लिप्स है। मैं महसूस कर पा रहा था कि जो मेरे सिर पे बाल थे ना, द हेयर ऑन माई हेड, एंड फाउंड दैट इट वॉज वेवी। मेरे सिर के ऊपर के जो बाल थे वो काफ़ी घने थे, लहरा रहे थे। एंड दैट देयर वेयर साइड बर्न्स विच रीच बिलो माई ईयर्स, और मेरे कान के नीचे तक मेरा बाल जा रहा था। कहने का मतलब ये जो जुल्फी होता है साइड में, कान के कनपट्टी पे रखा जाता है ना, वो मेरे कान के नीचे तक गया हुआ था, यहाँ तक। इस तरीके का शेप में पुराने ज़माने में अंग्रेज़ लोग रखा करते थे हेयर स्टाइल। इन स्पाइट ऑफ माई सरप्राइज, और मेरे इस तमाम हैरानी और टेरर के बावजूद भी, आई सडनली फेल्ट अ ग्रेट अर्ज टू फाइंड आउट व्हाट आई लुक लाइक।
इतना हैरान था, इतना डरा हुआ था, फिर भी मेरे अंदर इंटरेस्ट हो रहा था ये देखने का कि ज़रा देखूँ मैं कैसा दिख रहा हूँ। बट वेयर टू फाइंड अ मिरर, लेकिन शीशा कहाँ दिखाई दे भाई। फिर मैं चलते हुए गया कमरे में, बाथरूम के अंदर। फिर मैं चलते हुए बाथरूम के अंदर गया और दरवाज़ा खोला विद अ शार्प पुश एंड वेंट इन। धक्का दिया और धक्का देकर दरवाजे को मैं अंदर घुसा। देयर हैड बीन नथिंग बट अ बकेट। बाथरूम के अंदर कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक बकेट था जब मैं एंट्री किया था तब। अब क्या देख रहा हूँ, नाउ आई सॉ अ मेटल बाथटब। अब उसके अंदर देख रहा हूँ मैं मेटल का बना हुआ बाथटब रखा हुआ है। अंग्रेज लोग जिस तरीके से फैशनेबल तरीके से नहलाते थे खुद को और एक मग भी रखा हुआ है एक स्टूल के ऊपर, बिसाइड इट, उसके बगल में एक छोटे से स्टूल के ऊपर मग भी रखा हुआ था। द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, और जो मैं चीज़ ढूंढ रहा था यानी कि मिरर, वो ठीक मेरे सामने था। ओवल शेप का मिरर था, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर फिक्स किया हुआ था। मैंने उसमें देखा, उसके अंदर जो पर्सन का इमेज नज़र आ रहा था वो मैं था ही नहीं। बाई सम डेविलिश ट्रिक, न जाने कौन सा शैतानी ट्रिक वहाँ हुआ था, मैं 19th सेंचुरी का एक इंग्लिश मैन के रूप में चेंज हो गया था, जिसका कॉम्प्लेक्शन, जिसके शरीर का चमड़े का रंग शैलो था। शैलो मतलब सांवला, ब्लॉन्ड हेयर, और मेरे बाल लालिमा लिए हुए थे, मतलब बालों में एक लालिमा शेड था, लाल शेड। एंड लाइट आइज, और आंखें भी मेरी छोटी छोटी और लाइट हो गई थी, बहुत ही हल्की आंखें लग रही थी। फ्रॉम विच शोन अ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ हार्डनेस, और उन आंखों में काफ़ी हार्डनेस, कठोरता नज़र आ रहा था, और काफ़ी सफरिंग भी नज़र आ रहा था, काफ़ी कष्ट, काफ़ी दुख। हाउ ओल्ड वुड दिस इंग्लिश मैन बी, मैंने गेस किया कि ये इंग्लिश मैन जो शीशे में दिख रहा है कितने उम्र का होगा। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो आदमी 30 का होगा, करीब करीब 30 से ज़्यादा का नहीं होगा। लेकिन वो बीमारी की वजह से या फिर हार्ड वर्क की वजह से काफ़ी एजेड लग रहा था, प्री मैच्योरली, यानी उम्र से पहले ही काफ़ी एजेड दिख रहा था। मैं और नज़दीक गया और ध्यान से मैंने मेरे चेहरे पर देखा। जैसे ही मैंने अपने चेहरे को देखा, अ डीप शाई, मेरे अंदर से एक आहें भरने की फीलिंग्स आई, रोज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, लंबी सी यहाँ भरा मैं। द वॉइस वॉज नॉट माइन, लेकिन वो आवाज़ मेरा नहीं था, वो आहें भरने वाली आवाज़ भी मेरी नहीं थी। ये जो शाई था ना, एक्सप्रेस कर रहा था नॉट माई फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स थी ही नहीं उस आहों के अंदर, बट दोज ऑफ द इंग्लिश मैन। वॉट फॉलोड मेड इट क्लियर, और कुछ ऐसा चीज़ हुआ उसके बाद, उस बात से हमको एकदम क्लियर हो गया कि ऑल माई लिम्स वेर एक्टिंग ऑफ देयर ओन वॉल्यूशन, और मेरे सारे हाथ पैर सब कुछ एक्टिंग कर रहे थे मेरी अपनी मर्जी से। बड़ा अजीब सा लग रहा था, मर्जी मेरी है, एकदम कॉन्शियस। वॉल्यूशन का मतलब होता है कॉन्शियस चॉइस, मतलब मैं अपने हाथ पांव अपनी मर्जी से हिला पा रहा था, मैं इस बात को लेके कॉन्शियस था, मेरी मर्जी से हाथ पांव मेरा हिल रहा था, लेकिन हाथ पांव किसी और के हैं, सांवला शरीर। एंड येट इट वॉज सरप्राइजिंग दैट आई, अनिरुद्ध बोस, वॉज परफेक्टली अवेयर ऑफ द चेंज इन आइडेंटिटी। और हैरानी की बात यह थी कि मैं, अनिरुद्ध बोस, मैं पूरा अवेयर था, मैं पूरा महसूस कर पा रहा था कि मेरी पहचान किस तरह से बदल गई है। मेरे अंदर की पहचान को मैं महसूस कर पा रहा था, जो कि पूरी तरह से बदल गया था। बट आई डिड नॉट नो इफ द चेंज वॉज परमानेंट, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जो बदला था, वो बदला हुआ मेरा रूप परमानेंट था या टेम्पररी था, और इफ़ देयर वॉज एनी वे टू रीगेन माई लॉस्ट सेल्फ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने जो खुद को खो दिया है और यहाँ एक इंग्लिशमैन आ गया है मेरी जगह पे, ये क्या मैं अपने आप को वापस पाऊंगा, पा सकूंगा खुद को, या हमेशा के लिए यही रूप रह जाएगा। मैं वापस बेडरूम में आया। अब मैंने टेबल को देखा, बिलो द लैम्प, उस लैम्प के नीचे दिखाई दे रहा था एक नोटबुक रखा हुआ है, एकदम खुला हुआ था, वो ब्लैंक पेज, चमड़े के अंदर बांध के रखा हुआ था। मतलब जो डायरी का, जो नोटबुक का जो ऊपर वाला हिस्सा था ना, वो चमड़े का था। समझ रहे हो बात? ऐसी डायरी जिसका सबसे ऊपर कवरिंग पेज जो होता है वो चमड़े का था, लेकिन वो नोटबुक एकदम खुला हुआ था, पेज एकदम ओपन था, लिखने के लिए तैयार। बिसाइड इट वॉज एन इंक वेल, और उसके बगल में एक इंक पॉट भी रखा हुआ था, उसके अंदर क्विल पेन, चिड़िया के पंख वाला, क्विल मतलब चिड़िया का पंख, वो वाला पेन भी रखा हुआ था डूबा हुआ उस इंक पॉट के अंदर। बस निकालना है और लिखना है। मैं टेबल के पास गया, कुछ अनसीन फोर्स था, न जाने अनदेखा सा कोई ताकत, कोई पावर, जो ज़बरदस्ती मुझको चेयर पे बिठा दिया, और उस पावर के
फोर्स की वजह से मैंने पेन भी उठा लिया अपने राइट हैंड में और मेरा हाथ चलना शुरू हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड पेज। वो जो नोटबुक था, डायरी, उसके लेफ्ट हैंड वाले पेज से मैंने लिखना शुरू कर दिया। साइलेंट रूम वॉज फिल्ड विद द नॉइज ऑफ स्क्विल स्क्रैचिंग। और वो सन्नाटे से भरा हुआ कमरा स्क्रैचिंग की आवाज़ से भर गया। खर 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 की आवाज़ आ रही है पेज पे, क्विल चल रहा है, फटाफट इंक पॉट में डुबा रहा हूँ और लिख रहा हूँ, डुबा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। दिस इज़ वॉट आई राइट, दिस इज़ वॉट आई रोट। और देखिए मैंने क्या लिखा। 27 अप्रैल 1868, डेट देख रहे हो आप। मैं 20th सेंचुरी में गया था वहाँ पे और लिख रहा हूँ मैं 19th सेंचुरी का डेट, 27 अप्रैल 1868। Those Fendis mosquitoes are singing in my ears again। चिट्ठी में मैं यही लिख रहा था। किसको चिट्ठी लिख रहा था? इंग्लैंड में मेरे किसी सगे संबंधी को। Those Fendis mosquitoes, फिंडिस का मतलब एविल, जिसके अंदर बुराई ही बुराई भरी हुई है। इंडिया के मच्छरों की बात कर रहा है, जहाँ पे नील की खेती करता था वो अंग्रेज, उसके बारे में कह रहा है कि दिन रात वो मेरे कान के पास फिर से बन बनाना शुरू कर दिए हैं। दैट्स हाउ द सन ऑफ ए माइटी एम्पायर, माइटी मतलब पावरफुल, माइटी एम्पायर, एम्पायर मतलब शासन, साम्राज्य। किसको बोला गया माइटी? साम्राज्य, पावरफुल एम्पायर, ब्रिटिश शासन को। तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन का एक होनहार बेटा, हाउ द सन, एक होनहार बेटा का लगता है इसी तरीके से एंडिंग होगा। वो भी किससे एंडिंग होगा? छोटे छोटे मच्छरों, कीड़े मकोड़ों के काट लेने से। वॉट स्ट्रेंज विल ऑफ गॉड इज दिस, अजीब सा भगवान का न्याय है, क्या उनकी इच्छा है। देखो, एरिक हैज़ मेड हिज एस्केप, एरिक तो भाग ही गया। ये एरिक कोई उसके एक्वेंटेंस है, एरिक की बात कर रहा है। फिर कहता है पर्सी और टोनी भी जल्दी चले गए। जल्दी चले गए मतलब जल्दी उनकी मौत हो गई। शायद मैं उनसे ज़्यादा लालची था। टोनी और पर्सी लालची थे नील खेती को लेकर के, लेकिन शायद मैं उनसे ज़्यादा लालची हूँ, इसीलिए मलेरिया का बार बार मेरे ऊपर अटैक होता है। फिर भी इस नील की लालच ने, ल्योर ऑफ इंडिगो मतलब इंडिगो का लालच, इस इंडिगो का लालच से मैं मर नहीं रहा हूँ, मेरे ऊपर मौत नहीं आ रही है मलेरिया के अटैक होने के बावजूद भी। नो नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं। एक आदमी को अपनी डायरी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैं अपनी डायरी में अपनी हकीकत लिख रहा हूँ। मेरे इंग्लैंड के जो कंट्रीमैन है ना, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने कभी इंग्लैंड में ब्लेमलेस जीवन नहीं जिया। मैं दोषी था, हमेशा इंग्लैंड में मैं दोषी था। दे श्योरली हैव नॉट फॉरगॉटन दैट, और निश्चित रूप से मेरे जो इंग्लैंड के लोग हैं वो लोग मेरी गलतियों को भूले नहीं होंगे। इसीलिए मैं उन गलतियों को करने के बाद वापस इंग्लैंड जाने की हिम्मत तो नहीं रखता। और मुझे ये भी पता है कि अब मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा, इस एलियन सॉइल में, इंडिया के सॉइल में, इस अनजान अपरिचित जगह पे ही मुझे अपनी सारी ज़िंदगी बितानी होगी। माई प्लेस विल बी बिसाइड द ग्रेव्स ऑफ माई वाइफ, और मेरी कब्र मेरी पत्नी मैरी और मेरा डियर लिटिल सन टॉबी के कब्र के बगल में ही होगा। मैं यहाँ के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया हूँ, काफ़ी बैडली व्यवहार मैंने किया इन लोगों के साथ, और इसीलिए मेरे मरने के बाद मेरी मौत पर कोई रोने वाला नहीं होगा। परहैप्स मिर्जान हु मिस मी, माई फेथफुल ट्रस्टेड बियरर मिर्जान, शायद मुझे अगर कोई मिस करेगा तो कौन? मेरा नौकर, फेथफुल नौकर, मेरा ट्रस्टेड नौकर, जिसको मैं विश्वास करता था, मेरा सर्वेंट, अटेंडेंट। और रेक्स, रेक्स उसका कुत्ता है, पालतू कुत्ता। माई रियल वरी इज अबाउट रेक्स, मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरे रेक्स के बारे में। हाय मेरा फेथफुल रेक्स, जब मैं मरूंगा तो ये लोग उसको नहीं छोड़ेंगे। या तो लोग उसको पत्थर से मार मार के ख़त्म कर देंगे, या तो किसी चीज़ से, क्लब वगैरह से, गदा वगैरह से पीट पीट के उसको ख़त्म कर देंगे। काश रेक्स मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता था, मेरे हाथ कांपने लगे। नॉट माई डायरिस्ट, अनिरुद्ध बोस बोल रहा है, मेरा हाथ नहीं कांप रहा था, डायरी लिखने वाले का कांप रहा था, मतलब उस इंग्लिशमैन का। मैंने पेन रख दिया। देन माई राइट हैंड ड्रॉप्ड, उसके बाद फिर मेरा दाहिना हाथ नीचे गिरा, और मूव टू द राइट मेड फॉर द हैंडल ऑफ द ड्रॉयर, और दाहिने तरफ मेरा हाथ चला, और दाहिने तरफ मेरा हाथ बढ़ा, और मेरे टेबल के ड्रॉयर तक, हैंडल तक मेरा हाथ गया। मैंने ड्रॉयर को खोला। इन साइड देयर वॉज अ पिन कुशन, ड्रॉयर के अंदर काफ़ी कुछ सामान था। पिन का कुशन था, ब्रास का पीतल का एक पेपर वेट था, अ पाइप एंड सम पेपर्स, उसके अंदर पाइप भी था और कुछ पेपर्स भी थे। द ड्रॉयर ओपन अ लिटिल मोर, ड्रॉयर थोड़ा और ज़्यादा खोला। इसके बाद एक मेटल ऑब्जेक्ट
उसके अंदर चमकता हुआ नजर आया। इन द हाफ लाइट, रूम के अंदर थोड़ी रोशनी थी, फिर भी वो मेटल चमक रहा था। एक्चुअली में वो मेटल वाला चीज़ क्या था? पिस्टल। इट्स बट इनलेड विद आइवरी, और उसका जो बट होता है ना, जो हम लोग हथेली में पकड़ते हैं बट, वो दोनों तरफ से हाथी के दांत वाला जो वाइट वाइट मटेरियल होता है आइवरी, उसी से दोनों तरफ से कवर्ड था। मतलब एकदम उसका पकड़ने वाला जो हैंडल था वो पूरा आइवरी का था, दोनों साइड से मेटल के ऊपर। द हैंड पुल्ड आउट द पिस्टल, मेरे हाथ ने उस पिस्टल को खींचकर बाहर निकाला। इट हैड स्टॉप्ड शेकिंग, और अब मेरे हाथ कांप नहीं रहे थे। अ ग्रुप ऑफ जैगल्स क्राइड आउट, बाहर सियार वगैरह का एक पूरा ग्रुप चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था एज इफ, मानो कि इन आंसर टू द जैकल्स क्राई दैट द हाउंड बेड अगेन, और इन सियार के चिल्लानों की वजह से, उनके आंसर में फिर से वो शिकारी कुत्ता जो था ना, जब मैं सो रहा था, मैं डिस्टर्ब हो गया से, शिकारी कुत्ता, पालतू कुत्ता, उसके बेइंग से होकर के जो रोता है, उससे मैं डिस्टर्ब हो गया था, वही फिर से सुनाई देना शुरू हुआ। आई लेफ्ट द चेयर, मैं चेयर छोड़कर खड़ा हुआ और आगे बढ़ा दरवाजे की तरफ, और बरामदे में चला गया मैं। मेरे सामने फील्ड, बाथ इन मूनलाइट, चारों तरफ मेरे सामने खेत लंबा चौड़ा फैला हुआ है और एकदम चंद्रमा की रोशनी में नहाया हुआ। अबाउट 10 यार्ड्स फ्रॉम द वैरेंडा, और वैरेंडा से करीब 10 गज की दूरी पर एक बड़ा सा ग्रे हाउंड खड़ा हुआ था, एक शिकारी कुत्ता जो कि पालतू। ही वैग्ड हिज टेल, ये वही शिकारी कुत्ता है, रेक्स, याद है ना, रेक्स। ही वैग्ड हिज टेल, वो अपना पूंछ हिला रहा था अपने मालिक को देखकर। मैंने कहा रेक्स। इट वॉज द सेम डीप इंग्लिश वॉइस, मेरी आवाज में वही अंग्रेजी वाला एक्सेंट। द echo of my call came floating back from the faraway factory and bamboo grove. जब मैं बोला ना रेक्स, तो मेरी आवाज़ दूर दूर तक बांस का झुरमुट खेत वहाँ से टकरा कर और फार अवे फैक्ट्री से टकरा के लौट आया, और बार बार सुनाई दे रहा क्या? रेक्स 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 रेक्स। जैसे मैं एक बार बोला रेक्स, कई बार इको होके आ रहा था। रेक्स केम अप टुवर्ड्स द वरांडा, रेक्स तुरंत अपने मालिक के पास, उस इंग्लिशमैन के पास आ गया। जैसे वो ग्रास के ऊपर से सीमेंट फ्लोर के ऊपर कदम रखा, खेत में से निकल के आके बरामदे में, मेरे दाहिने हाथ जो था वो उठ हुआ, मतलब उठा, कमर तक मैंने उसे उठाया, मेरे दाहिने हाथ को मैंने अपने कमर तक उठाया, और मेरे हाथ में पिस्टल था। मैंने पिस्टल को पॉइंट आउट किया मेरे शिकारी कुत्ते की तरफ, रेक्स की तरफ। रेक्स स्टॉप, जैसे ही रेक्स ने देखा कि मैं पिस्टल उसकी तरफ तान रहा हूँ, अपने ट्रैक्स में रुक गया वो। उसकी आंखें पिस्टल पे रुक गई और वो लो ग्राउलिंग करना शुरू किया, शिकायत जैसे करते हैं ना कुत्ते अपने मालिक से, ऐसे शिकायत करना शुरू किया। और तब तक मेरे दाहिने हाथ का 4 फिंगर ट्रिगर को दबा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे कुत्ते को यहाँ के लोग पत्थर से मार डालेंगे या क्लब से पीट पीट के मार डालेंगे, तो क्यों नहीं इसे मैं ही मार दूं। और मैंने गोली चलाई, गन धड़ाम करके आवाज हुआ, और एक फ्लैश के अंदर स्मोक एंड द स्मेल ऑफ गन पाउडर चारों तरफ हवा में फैल गया, धुआं और गन पाउडर का स्मोक। रेक्स लाइफलेस होकर के खून से लथपथ, उसका बॉडी पार्टली ऑन द वरंदा एंड पार्टली ऑन द ग्रास, आधा शरीर उसका वरंदा में पड़ा हुआ था, आधा शरीर मतलब कट कट के नहीं पड़ा हुआ था, ऐसे गिरा कि आधा सीमेंट फ्लोर पे और आधा ग्रास पे। और मेरे पिस्टल का जो साउंड था उसकी वजह से आसपास के कौवे वगैरह जाग गए पेड़ों के ऊपर, और शोरगुल जैसा माहौल हो गया, कंफ्यूज्ड अप्रोवर। हबब का मतलब होता है कंफ्यूज्ड अप्रोवर। नाउ रोज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री की तरफ से कंफ्यूज्ड हबब शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वहां के लोग दौड़ के अभी इधर ही आ रहे हैं। आई केम बैक इन टू द बेडरूम, मैं जल्दी से वापस अपने बेडरूम में आ गया, दरवाजे को बोल्ट किया और बेड पे बैठ गया। वो जो बाहर शाउटिंग था, चीख शोरगुल, वो जो बाहर का शोरगुल था, लोगों का चीखने चिल्लाना का आवाज़, वो और नज़दीक आता हुआ सुनाई दिया। आई प्लेस द स्टिल हॉट मजल ऑफ द पिस्टल बाई माई राइट ईयर, उसके बाद अभी भी उस पिस्टल का नली एकदम गरम गरम था। मैंने उसका मजल यानी कि नली को अपने कनपट्टी पे रखा, दाहिने साइड के कान पर। दैट इज़ ऑल आई रिमेंबर, बस इतना ही मुझे याद है उस दिन का, वो घटना, रात के पहर। क्या हुआ आगे समझ गए होगे आप। अपने कुत्ते रेक्स को मारने के बाद वो खुद भी सुसाइड कर लिया होगा, क्योंकि नील का जो खेती करता था फैक्ट्री में, यहाँ के लोगों के ऊपर वो बहुत अत्याचार किया था। तो वो लोग दौड़ के आ रहे होंगे, अकेला समझ के इसको मार डालेंगे, तो उनके मारने के पहले खुद को मार ले, इसीलिए गोली अपने कनपट्टी पे लगाया और मार दिया होगा, लेकिन वो उसको याद नहीं है।
मारने उड़ने वाला सीन याद नहीं है। अचानक अनिरुद्धो बोस का नींद टूटा, और टूटा तो कैसे टूटा, साउंड ऑफ नॉकिंग से टूटा। कोई दरवाजे को खटखटा रहा था। आवाज़ आई बाहर से, सर चाय लाए हैं। अब तक दिन उग चुका था, विंडो से रोशनी आ रही थी, और ऐसा हैबिट था अनिरुद्धो बोस का, जैसे ही उठते थे तुरंत अपने बाएं हाथ की घड़ी पर निहारते थे टाइम। टाइम देखे तो घड़ी पे था टाइम, मतलब बाएं हाथ की कलाई पे घड़ी बंधी हुई थी और टाइम दिखाई दे रहा है 13 minutes past 6, यानी 6:13 हो रहे थे। फिर मैं अपना वॉच को क्लोज़र लाया मेरी आंखों के पास देखने के लिए, दिन और महीना साल, तो लिखा हुआ है अप्रैल द 28 28 तारीख था अप्रैल का। चिट्ठी जो डायरी में लिखा गया था, डेट क्या था, 27 अप्रैल। वो था 1868 और आज है 1968। आई नाउ ओपन द फ्लोर डोर। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला और फिर मैंने दरवाज़ा खोलकर सुखन राम को अंदर आने दिया। देयर इज़ अ कार रिपेयर शॉप। सुखन राम ने मुझे बताया कि सर एक कार को रिपेयर करने वाला एक दुकान है, यहाँ से आधे घंटे दूरी पर है, रोड पर है। इट विल ओपन एट 7, 7 बजे खुलेगा सर। मैंने कहा बहुत अच्छा, एंड प्रोसीडेड टू ड्रिंक माई टी, और आगे बढ़ा मेरा चाय पीने के लिए। वुड एनीवन बिलीव मी when they heard of my experience on the night of the 100th anniversary of the death of an English indigo planter in Birbhum? चाय पीते पीते बोल रहा है, क्या मुझे कोई यकीन करेगा अगर मैं अपना ये एक्सपीरियंस किसी को बताऊं कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या महसूस किया उस रात। कहानी किससे जुड़ा हुआ है, एक इंडिगो प्लांटर अंग्रेज के बारे में जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है, जो बीरभूम में था। और ये जो मैंने सपना देखा और महसूस किया, ये उसके 100वें बरसगांठ पे था, उसके मरने के 100वें बरसगांठ पे।